सहायक कथाएं या प्रासंगिक कथाएं हो सकती हैं। जैसे अगर राम कथा को लेकर वो उपन्यास लिखते हैं तो राम की कथा आधिकारिक कथा हो गई, बीच बीच में जो कहानियां आती हैं, अहिल्या की कथा आ गई, विभीषण की आ गई, सुग्रीव की आ गई, हनुमान की आ गई, तो ये प्रासंगिक कथा है। इसके बाद कथानक का विकास कैसे होगा, ये लगभग उसी तरीके से होता है जैसे नाटक में होता है। फिर हम आते हैं पात्र और चरित्र चित्रण पर। पात्रों की संख्या कितनी होगी, ये हर उपन्यासकार की अपनी एक क्षमता है जिसके आधार पर वो पात्रों का निश्चय करता है कि वो कितने पात्र लेगा। प्रमुख पात्र और गौर पात्र इसमें भी होते हैं, स्त्री पात्र पुरुष पात्र में बांट सकते हैं हम। चरित्र चित्रण अनिवार्य रूप से होना चाहिए हर पात्र। पात्रों के चरित्र विकसित होने चाहिए। दो तरह के पात्र होते हैं, एक स्थिर चरित्र के, एक गतिशील चरित्र। स्थिर चरित्र जिनका चरित्र जैसा हमें शुरू में दिखाई देता है वो अंत तक वैसे ही रहते हैं, और विकसनशील चरित्र वाले पात्र जो समय के साथ बदलते जाते हैं। जैसे मानव जीवन में होता है कि एक बच्चा पहले किसी और चरित्र का हो सकता है, कोई बहुत चुप रहता है पहले, लेकिन बड़े होने के बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा बहुत प्रखर हो गया। कोई बच्चा पहले बहुत शांत चित्त था, बाद में वो बहुत ही गुस्से वाला हो सकता है, बहुत ज्यादा उत्तेजित होने वाला हो सकता है। जैसे उसके साथ परिस्थितियां रही, जैसे उसका परिवेश रहा, चरित्र बदलता है। तो इसी तरह उपन्यास में भी पात्र स्थिर चरित्र के भी होते हैं और विकसनशील चरित्र के भी होते हैं। पात्र कुछ होते हैं जो व्यक्तिगत पात्र होते हैं, कुछ वर्गगत पात्र होते हैं। वर्गगत पात्र जिनको टाइप कहते हैं, जैसे गोदान है, तो गोदान का जो होरी है तो वो किसानों का प्रतिनिधि पात्र है। हर किसान होरी जैसा होता है। अगर जमींदार साहब है राय बहादुर जी, तो वो जमींदारों के प्रतिनिधि, वो अपने वर्ग के प्रतिनिधि पात्र। लेकिन जैसे मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जैनंद के उपन्यास लीजिए, सुनीता लीजिए, तो सुनीता वो एक सुनीता ही है। सुनीता जैसा दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। शेखर है, देवी का शेखर है, तो वो एक पात्र है, उसके जैसा कोई दूसरा शेखर नहीं है दुनिया में। तो पात्र इस तरह के भी होते हैं। चित्रण बाकी जो विधाएं हैं नाटक के अलावा, उनमें लेखक के पास सुविधा ये होती है या तो संवाद के माध्यम से करता है, या घटनाओं के में जो क्रिया प्रतिक्रिया आती है पात्र की उसके आधार पर होता है। और कई बार लेखक स्वयं नरेशन के रूप में भी कर देता है, प्रत्यक्ष विधि से करता है, जब वो बताता चलता है किसी पात्र के आने से पहले कि जैसे उसने लिख दिया कि दमयंती कोई पात्र है और लिख दिया कि वो उसका रूप रंग आकार प्रकार बता दिया कि वो ऐसी है, वो ऐसे वक्त पहनती है, बहुत वाणी से तो मधुर है लेकिन स्वभाव से बड़ी कर्कश है, वो अपने आप लेखक बता सकता है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। प्रवेश देश का संवाद ये लगभग पात्र जितने तथ्य हैं वो नाटक की तरह ही काम करेंगे। ध्यान रखना होगा वो सभी तथ्य सुनियोजित हों, अच्छी प्रकार से एक दूसरे के बंधे हुए हों, और सभी चीजें पात्रानुकूल और विषय के अनुकूल, जिससे वो कभी भी ऐसा ना लगे कि वो यथार्थ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हमें कश्मीर का अगर हम लिख रहे हैं, परिवेश बना रहे हैं और हम समुद्र दिखा दें तो ये नहीं हो सकता है। अगर हम इतनी ठंड दिखा दें कश्मीर, अगर हम कोई समुद्री जगह का वर्णन कर रहे हैं, इतनी ठंड दिखाएं कि वहाँ बर्फ पड़ने लगे, तो ये संभव नहीं है। वहाँ की वेशभूषा वहाँ को ही की ना। जैसे कई बार जायसी पे भी आरोप लग जाता है कि उन्होंने ऐसे ऐसे फूल श्रीलंका में क्योंकि सिंघल द्वीप में खिलाए हैं जो वहाँ होते ही नहीं समुद्री जगहों में। तो ये चीजें ध्यान देनी चाहिए। शैलियाँ अलग अलग हो जाती हैं उपन्यास में भी, प्रत्यक्ष शैली, परोक्ष शैली, पत्र शैली, डायरी शैली, खुद लिखी यानी फ्लैशबैक, इसके आधार पर, और उद्देश्य तो निश्चित रूप से आवश्यक है। इसके बाद हम आते हैं कहानी पर। कहानी ये भी आधुनिक विधा ही है, यानी एक ऐसी विधा जो एक ही बैठक में पढ़ी जा सकती है। तत्व बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे उपन्यास में है, बस क्योंकि इसमें एक घटना होती है, संक्षिप्त में वर्णन होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पात्र संख्या कम होगी, संवाद कम होंगे, भाषा बहुत सुगठित होगी। कहानी और उपन्यास में अंतर आकार का। उपन्यास बड़ा होता है, कहानी छोटी होती है। उपन्यास में जीवन का व्यापक फलक पर चित्रण होता है, कहानी में एक अंश का चित्रण होता है। पात्र संख्या उपन्यास में ज्यादा होती है, कहानी में कम होती है। विस्तार उपन्यास में ज्यादा है, कहानी में सांकेतिकता ज्यादा है। कहानी में लघु कथा एक बिल्कुल नई विधा आई है, जिसमें हम ये देखते हैं लघु कथा का मतलब छोटी कहानी नहीं, जैसे छोटा उपन्यास कहानी नहीं, कहानी अलग विधा है। इसी तरह लघु कथा भी एक अलग विधा है। इसमें और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत कम शब्दों में कुछ पंक्तियों में अपनी बात कहनी होती है, बहुत तेजी से अंत की ओर ये कहानी बढ़ जाती है, तो इसमें व्यंग्य का सहारा ज्यादा लिया जाता है, प्रतीकात्मकता जो ज्यादा होती है, घटना विहीन होती है और विवरण विहीन। यह बिल्कुल आधुनिक विधा। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या सतीश दुबे, जगदीश कश्यप, विक्रम सोनी, रमेश बत्रा, ये आधुनिक कहानीकार हैं जो लघु कथाएं लिखते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण विधा आती है निबंध। निबंध यानी एक ऐसी विधा जिसमें साहित्यकार अपने मन में उठने वाले विचारों को लिखित रूप में लिखना।
ये गद्य की सबसे कठिन विधा मानी जाती है। गद्य को माना जाता है, अगर वो साहित्यकार के लिए सबसे मुश्किल है गद्य लिखना, तो गद्यकारों में भी निबंध लिखना सबसे मुश्किल है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल उसको गद्य की कसौटी मानते हैं। इसमें जो विषय का प्रतिपादन है वो एक निजीपन के साथ किया जाता है। एक बिखराव नहीं होना चाहिए, संबद्धता होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए। इसके साथ ही लेखक का अपना निजीपन उसमें दिखाई देता है, अपना व्यक्तित्व उसमें दिखाई देता है। भाषा शैली का बहुत निर्भर करता है निबंध किस तरह की भाषा हम ले रहे हैं, चाहे हम संस्कृत निष्ठ लें, चाहे हम उर्दू निष्ठ लें, चाहे हम बोलचाल के लें, कैसी भी लें, लेकिन उस भाषा को गठित जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही व्यास शैली में लिखें या समाज शैली में लिखें, ये निबंध के इसके आधार पर भी किए जाते हैं। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, इसके आधार पर आगे हम चले तो सारात्मक निबंध आते हैं, अलग अलग कोटि के हैं। विषय प्रधान और विषय प्रधान होते हैं, यानी जिसमें विषय प्रधान है या लेखक का अपना व्यक्तित्व प्रधान है। इसके आधार पर आलोचना की बात हम करते हैं तो ये भी एक आधुनिक विधा है, जिसमें किसी भी कृति के गुण और दोषों का विवेचन हम करते हैं। केवल गुण और दोष नहीं, ये जरूर ध्यान रखना है कि इसमें पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। पूरी तटस्थता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये काम होना चाहिए और समालोचक को विद्वान होना, उस विषय का ज्ञाता होना आवश्यक है। आलोचना सैद्धांतिक आलोचना होती है जिसमें हम किसी सिद्धांतों की आलोचना करते हैं, और व्यवहारिक आलोचना जिसमें हम सिद्धांतों के आधार पर किसी कृति या किसी और की आलोचना करते हैं। इसके साथ साथ अब गौड़ विधाएं होती हैं, जैसे रेखा चित्र और संस्मरण, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का हूबहू शब्द चित्र खींचना इस तरह से कि पाठक के मन में वो एक पिक्चर जैसी एक चित्र सामने आ जाए, उसको हम कहते हैं रेखा चित्र। और किसी अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में जो घटना बीत चुकी है उसको याद करके उसके बारे में लिखना संस्मरण कहलाता है। इस संस्मरण में जरूरी ये होता है कि लेखक का उस व्यक्ति के साथ या उस घटना के साथ अपना एक व्यक्तिगत संबंध है। रेखा चित्र के लिए जरूरी नहीं है कि उसका अपना व्यक्तिगत संबंध है। रेखा चित्र भूत, भविष्य या वर्तमान तीनों का हो सकता है, लेकिन संस्मरण में हमेशा अतीत का ही होगा। आप याद करके ही चीजों को लिख रहे हैं। रेखा चित्र में लेखक का अपना व्यक्तित्व सामने नहीं आता, लेकिन संस्मरण में अपना व्यक्तित्व भी सामने आता है। इसके बाद महादेवी वर्मा का जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो रेखा चित्र और संस्मरण लिखते हैं। इसके बाद हम आते हैं आत्मकथा और जीवनी पर। आत्मकथा यानी जो अपनी कथा लेखक खुद लिखता है, और जीवनी जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरा एक जिसको हम नायक बना रहे हैं, और उसके जीवन का पूरा विवरण क्रम से हम देखते हैं। जीवनी आत्मकथा लेखक को ध्यान ये रखना चाहिए क्योंकि खुद के बारे में लिख रहा है तो वो अपने प्रति पूर्वाग्रही ना हो, केवल अपने लिए अपने गुणों के बारे में ही ना लिखे, अपने दोषों के प्रति भी तटस्थ रहे और उनका भी वर्णन करें। और जीवनी लेखक कई बार होता है कि हम उससे हमारा निकट संबंध होता है, और कई बार ऐसा होता है जब हमारा उससे निकट संबंध नहीं होता है तो भी वो उसके बारे में लिखते हैं, तो हमें उसके बारे में सारी जानकारी अच्छे से लेनी चाहिए। उस समय की पुस्तकें उसके बारे में लिखी गई या उसकी स्वयं की लिखी हुई पुस्तकें जो उसके समय के संस्मरण हैं, या अगर हम कहीं जगह पे जा रहे हैं तो उसके बारे में जितने ऐतिहासिक तथ्य मिल सकते हैं वो सारे हमें इकट्ठा करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है आत्मकथा और जीवनी दोनों में ही कि हम सारी घटनाओं का वर्णन, हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं ले सकते हैं जिनके माध्यम से उसका उस व्यक्ति के जीवन में कोई मोड़ आ रहा हो या उसके चरित्र की कोई जानकारी मिल रही हो, लेकिन प्रामाणिकता बहुत जरूरी है इन दोनों ही विधाओं में। बनारसी दास जी को उनका जो अर्ध कथानक है उसको हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आत्मकथा लिखी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। अमृत राय ने कलम का सिपाही जीवनी लिखी प्रेमचंद की। विष्णु प्रभाकर ने शेखर एक जीवनी आवारा मसीहा लिखी जो उन्होंने चंद पे लिखी हुई है। इस तरह से ये रचनाएं आज भी चल रही हैं, बहुत तेजी से इन पर काम आगे बढ़ रहा है। यात्रावृत्त इसके बाद और रिपोर्टाज, ये दो और विधाएं हैं। यात्रावृत्त जिसमें हम यात्रा में जो देखे गए स्थान है उनका वर्णन करते हैं, और रिपोर्टाज जो रिपोर्ट से बनता है जिसमें हम साहित्यिकता का पुट लाते हैं, यानी कोई युद्ध है, महामारी है, अकाल है, ऐसी कोई विभीषिका है और जिसका मतलब हमें कोई सूचना नहीं देना है। हम अखबार के लिए रिपोर्ट नहीं तैयार कर रहे हैं, हम वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं इसलिए कि जिससे हम रिपोर्टार्स को दे सकें। तो ये आपकी विधाएं होती हैं। आज का
हमारा ये पाठ्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।